मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। कबीर दास जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हिंदी साहित्य की तीसरी क्लास है। हिंदी साहित्य की तीसरी क्लास में आज हम हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो पहले लेखक हैं वो हैं गारसा दे तासी। गारसा दे तासी कैसे विद्वान थे? फ्रेंच विद्वान थे। इनकी रचना का नाम है इस्तवार दे ला लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी। इसमें जो इस्तवार दे ला लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी में एंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी, इस्तवार का अर्थ है हिस्ट्री और लिटरेतुर का अर्थ है लिटरेचर, एंदुई का अर्थ है हिंदुई। कुल मिला के इसका हिंदी अर्थ हुआ हिंदुस्तानी व हिंदुई साहित्य का इतिहास। जो हिंदुस्तानी थी उसमें मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी को हिंदुस्तानी कहा गया और जो हिंदुई थी उसमें हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी को क्या कहा गया? हिंदुई कहा गया। जो मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी थी उसमें अरबी फारसी के शब्दों की प्रधानता थी और हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी में तत्सम शब्दों की प्रधानता थी। इसका प्रकाशन वर्ष देखेंगे। इनका जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका जो प्रथम संस्करण है उसके कितने भाग थे? उसके 2 भाग थे। प्रथम संस्करण के कितने भाग थे? 2 भाग थे। इसका जो प्रथम भाग था, प्रथम संस्करण का प्रथम भाग, वो कब प्रकाशित हुआ? 1839 ईस्वी में। प्रथम संस्करण का द्वितीय भाग का प्रकाशन क्या है? 1847। प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839 ईस्वी, प्रथम संस्करण का द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका जो द्वितीय संस्करण है, द्वितीय संस्करण के कितने भाग थे? 3 भाग थे और प्रथम संस्करण के 2 भाग थे। द्वितीय संस्करण के कितने भाग थे? 3 भाग। द्वितीय संस्करण का प्रथम भाग 1870 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय संस्करण का द्वितीय भाग 1870 में प्रकाशित हुआ और तृतीय भाग 1871 में। अर्थात द्वितीय संस्करण का प्रथम भाग 1870 में, द्वितीय भाग भी 1870 में और तृतीय भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुए। इसकी प्रकाशक संस्था का क्या नाम था? इनका जो ग्रंथ है गारसा दे तासी का इस्तवार दे ला लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी, ये किस संस्था ने प्रकाशित किया? तो ये प्रकाशक संस्था है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। इस संस्था के द्वारा इनके ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य जानेंगे। नंबर 1 है इनके जो ग्रंथ है उसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा थी। इनकी ग्रंथ की क्या भाषा थी? फ्रेंच भाषा। और इसमें कितने अध्याय थे? 24 अध्याय थे। गारसा दे तासी के इतिहास ग्रंथ में कितने अध्याय थे? 24 अध्याय थे। नंबर 2 है हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ है। अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है तो गारसा दे तासी का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। और इसमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। नंबर 4 प्रथम कवि। इसमें जो प्रथम कवि है वो है अंगद और अंतिम कवि कौन है? हेमंत पंत। गारसा दे तासी के इतिहास ग्रंथ में प्रथम कवि कौन है? अंगद। अंतिम कवि कौन है? हेमंत पंत। नंबर 5 देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं। अगर इनके ग्रंथ के बारे में पूछे कि गारसा दे तासी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो उन्होंने इसके बारे में कोई विचार नहीं किया है। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में इन्होंने कोई विचार नहीं किया है और इन्होंने काल विभाजन का प्रयास भी नहीं किया है। जैसे हमारे बहुत सारे आलोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है कि इतने से इतने का समय आदिकाल का कहा जाएगा, उससे आगे का समय भक्तिकाल कहा जाएगा, उसके आगे का रीतिकाल कहा जाएगा। इस तरह जो तासी का इतिहास ग्रंथ है उसमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है। नंबर 7 है इसमें कुल रचनाकार कितने हैं? तो इसमें जो कुल रचनाकार हैं वो कितने हैं? 738। और उसमें हिंदी के रचनाकार कितने हैं? 72। 738 कुल रचनाकार, हिंदी के रचनाकार 72 और अपभ्रंश के रचनाकार कितने हैं? 142। अगर पूछा जाए गारसा दे तासी के इतिहास ग्रंथ में हिंदी के रचनाकार कितने हैं तो 72, अपभ्रंश के रचनाकार कितने हैं? 142 और कुल रचनाकार आ जाए तब 738 रचनाकार। नंबर 9 हम देखते हैं
शुक्ल जी ने इसे व्रत संग्रह कहा। शुक्ल जी ने इसको क्या कहा? ताशी के इतिहास ग्रंथ को व्रत संग्रह कहा है। नंबर 11, मौलवी करीमुद्दीन ने इसके प्रथम संस्करण के 2 भागों का, इसका जो अनुवाद किया गया वो किसने किया है? मौलवी करीमुद्दीन द्वारा इसका अनुवाद किया गया। तो कितने भागों का किया? प्रथम संस्करण के 2 भागों का। ये आप याद रखेंगे, प्रथम संस्करण के 2 भागों का किया है। उसके कितने संस्करण थे? 2 संस्करण थे। तो उन्होंने दोनों संस्करण का अनुवाद नहीं किया है, सिर्फ प्रथम संस्करण के 2 भागों का, क्रमशः तबकात उ ससुवरा 1848 तथा तजकिरा ई ससुवरा ई हिंदी 1849 के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा में किया था इन्होंने? ताशी के इतिहास ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया। गारसद ताशी का इतिहास ग्रंथ है, उसका प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं, पहला 1839 में, दूसरा 1847 में। इसी का उन्होंने क्या किया? अनुवाद किया। किसने किया था? मौलवी करीमुद्दीन ने। इसके प्रथम संस्करण के 2 भागों का क्रमशः तबकात उ ससुवरा, इसका क्या किया? किस सन में किया? 1848 में, तथा तजकिरा ई ससुवरा ई हिंदी 1849 के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या 1004 थी। मौलवी करीमुद्दीन ने ताशी के इतिहास ग्रंथ का जो अनुवाद किया उसमें रचनाकारों की संख्या कितनी थी? 104। और उसमें हिंदी के रचनाकार कितने थे? 60। हिंदी के रचनाकार केवल 60 थे, कुल रचनाकार 1004 थे। नंबर 12 देखेंगे। ताशी के इतिहास ग्रंथ का 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने किस में किया? हिंदी में। और डॉक्टर करीमुद्दीन ने किस भाषा में किया था? फारसी भाषा में। डॉक्टर मौलवी करीमुद्दीन ने फारसी भाषा में किया था और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में अनुवाद किया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में जो अनुवाद किया था उसमें कुल रचनाकार कितने थे? 358। हिंदी के रचनाकार कितने थे? 220। कुल रचनाकार 358 थे और हिंदी के रचनाकार 220 थे। नंबर 13, शुक्ल जी ने ताशी के इतिहास ग्रंथ को व्रत संग्रह कहा। इसको शुक्ल जी ने क्या कहा? व्रत संग्रह। ये आप याद रखेंगे। शुक्ल जी ने ताशी के इतिहास ग्रंथ को व्रत संग्रह कहा। नंबर 14, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कौन थे? ये प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। अगर पूछा जाए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। दूसरे जो लेखक हैं वो हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। ठाकुर शिव सिंह की का जो साहित्य है उसका नाम क्या है? साहित्यिक रचना का शिव सिंह सरोज। इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज का प्रथम प्रकाशन 1878 में हुआ था और इसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। ये त्रुटियां ही रह जाने के कारण इसे 1883 ईस्वी में पुनः प्रकाशित करवाया गया। तो इसका संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण कब आया? वो आया था 1888 में। कब आया था इसका संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण? 1888 ईस्वी में आया था। इसकी जो प्रकाशक संस्था थी वो कौन थी? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ लिखा था उसकी प्रकाशक संस्था थी नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। विशेष तथ्य जानते हैं, विशेष तथ्य देखते हैं इसके बारे में। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। अगर आए कि इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तब आएगा ताशी का ग्रंथ। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ तब आएगा शिव सिंह सरोज। और हिंदी का अगर प्रथम ग्रंथ पूछा जाए, हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ तब ताशी का इतिहास ग्रंथ। ये मैं आपको करा चुकी हूँ।
हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ। ये किसका है? गार्सदे तासी का इतिहास ग्रंथ है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी में रचित प्रथम ग्रंथ अगर पूछा जाए तो वो किसका है? शिव सिंह सेंगर का है। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। और ये किस पद्धति में रचा गया? ये वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। नंबर 3 है कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर रचना। इसकी जो रचना की गई है किसके आधार पर की गई है? तो एक लेखक हुए हैं कालिदास त्रिवेदी, उनकी रचना है कालिदास हजारा। इसी रचना के आधार पर शिव सिंह सरोज की रचना हुई। नंबर 4 है कुल रचनाकार। तो इसमें जो कुल रचनाकार हैं वो कितने हैं? 1003 रचनाकार। कुल रचनाकार 1003। और इनमें जो रचनाकार हैं वो किस भाषा के हैं? प्राकृत, हिंदी और अपभ्रंश के रचनाकार हैं। किस भाषा के? प्राकृत भाषा के, हिंदी भाषा के और अपभ्रंश भाषा के। तीनों ही भाषाओं का उन रचनाकारों ने प्रयोग किया है। प्राकृत, हिंदी और अपभ्रंश। हिंदी के रचनाकार कितने हैं? तो हिंदी के रचनाकार हैं 669। नंबर 5 है पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना। अब देखिए अगर प्रश्न आता है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना। और जो गार्सदे तासी थे उन्होंने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया है। नंबर 6 काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं। तासी ने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था और इन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। नंबर 7 है शुक्ल जी ने इसे भी वृत्त संग्रह कहा। शुक्ल जी ने जो तासी का इतिहास ग्रंथ था उसको भी वृत्त संग्रह कहा और इनके ग्रंथ को भी क्या कहा? वृत्त संग्रह कहा। तीसरे जो आलोचक हैं वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें एक टिप्पणी हम देखते हैं। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में तथा पुस्तकाकार रूप में 1889 ईस्वी में इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन कब हुआ? 1888 ईस्वी में। तथा पुस्तकाकार रूप में इसका प्रकाशन कब हुआ? तब 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अगर पुस्तकाकार रूप में पूछा जाए तो 1889 में, और अगर पत्रिका की विशेषांक के रूप में पूछा जाए तब 1888 ईस्वी में। विशेष तथ्य देखेंगे इसके बारे में। अंग्रेजी भाषा में रचित। ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा। तासी की इतिहास ग्रंथ की क्या भाषा थी? फ्रेंच भाषा। और इसकी क्या भाषा है? अंग्रेजी भाषा। नंबर 2 है कालानुक्रम पद्धति में रचित। ये किस पद्धति में है? कालानुक्रम पद्धति में रचित है। प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1889, क्योंकि 1888 में तो पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था और 1889 में पुस्तकाकार रूप में। तब इसे हम क्या करेंगे? इसका प्रकाशन कब मानेंगे? 1889 ही मानेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तब प्रकाशन वर्ष 1889 ईस्वी सही माना जाएगा। इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल 12 अध्याय हैं। जो 12वां अध्याय है वो विविध नाम से इसमें दिया गया है। तो अगर युग पूछा जाए कि ये कितने युग हैं, इसमें युग शब्द अगर आता है तब हम 11 करेंगे। अगर प्रश्न आता है कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने युगों में बांटा, तब हम क्या लिखेंगे? 11 युगों में बांटा। अगर प्रश्न आता है कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने अध्याय में बांटे या ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, तब हम क्या करेंगे? 12 सही करेंगे। तब आंसर 12 हो जाएगा। अगर युग पूछा जाएगा तब आंसर 11 हो जाएगा। इसमें कुल रचनाकार कितने हैं? 952 रचनाकार हैं। कुल रचनाकार कितने हैं? 952। सभी रचनाकार किसके? हिंदी के। देखिए सभी रचनाकार,
इसमें सिर्फ हिंदी के रचनाकारों को लिया गया, सभी रचनाकार हिंदी के हैं। पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया। अब ये बात आप याद रखेंगे, केवल हिंदी के रचनाकार को स्थान दिया गया। इसकी प्रकाशक संस्था कौन सी थी? तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इसी की द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका थी, इसी के विशेषांक के रूप में ये पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो इसी ने इसको प्रकाशित किया। नंबर 9 है, भक्ति आंदोलन को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहना इस इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि इन्होंने हिंदी साहित्य भक्ति काल को क्या कहा था? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। अब यहाँ स्वर्ण काल आ रहा है। अगर आए प्रश्न कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? स्वर्ण काल, तब कौन हो जाएगा आंसर? तब हो जाएगा ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। अगर प्रश्न आता है कि स्वर्ण युग किसने कहा, अगर इसमें युग शब्द जुड़ जाता है, स्वर्ण युग, तब किसका नाम आ गया? तब आ जाएंगे श्याम सुंदर दास। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो कहा था श्याम सुंदर दास ने। तब इसका प्रश्न अलग हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल का कहना इस इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना इस ग्रंथ का सबसे बड़ा दोष है। इस ग्रंथ का सबसे बड़ा दोष क्या है कि ग्रियर्सन ने जो हिंदी भाषा उसको क्या माना कि अंग्रेजों के द्वारा आविष्कृत की गई है, अंग्रेजों ने हिंदी भाषा का आविष्कार किया है। तो ये क्या इसका सबसे बड़ा दोष है इस ग्रंथ का। वास्तविकता ये नहीं है, हिंदी अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा नहीं है। नंबर 11 है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना। भक्ति आंदोलन को उन्होंने क्या माना? ईसाईयत की देन माना। नंबर 12 है, ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया। तो ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने किया। और इसका प्रथम संस्करण 1948 ईस्वी में तथा द्वितीय संस्करण 1953 ईस्वी में। जो इनका इतिहास ग्रंथ है उसका जो हिंदी में अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने, उसका प्रथम संस्करण 1948 में आया और द्वितीय संस्करण 1953 में आया था। किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सही अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ माना। इन्होंने क्या माना? किशोरीलाल गुप्त ने इसको, इनके ग्रंथ को सही अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ माना था। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा। देखिए ये आ गया, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को कितने युगों में बांटा? 11 युगों में बांटा। अगर आ जाए कितने अध्यायों में बांटा, तब क्या करेंगे? 12 अध्याय में बांटा, 11 युगों में। और वो 11 युग कौन कौन से हैं? पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसी के अन्य परिवर्ती कवि, नंबर 9 महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और नंबर 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, नंबर 11 18वीं शताब्दी। और जो नंबर 12 है वो विविध करके दिया गया है। इसका जो अध्याय है 12वां, उसका नाम क्या है? विविध। तो ये युगों में नहीं आएगा। अगर युग शब्द आता है तो 11 इसके युग हैं यहाँ तक, और 5वां जो अध्याय है वो विविध नाम से दिया गया है। तो अगर अध्याय आता है तब 12, युग आता है तब 11। शुक्ल जी ने इन्हें युग न मानकर अध्यायों के नाम मात्र मानते हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि ग्रियर्सन के
का इतिहास ग्रंथ में जो युग हैं उन्हें युग न मानकर अध्यायों के नाम मात्र किस विद्वान ने माना है? तो शुक्ल जी ने माना है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित रचनाओं को आधार बनाया। अब देखिए, कोई भी जो लेखक है जब अपना ग्रंथ लिखता है, इतिहास ग्रंथ, तो किसी न किसी रचना को वो अपना आधार बनाता है। तो ग्रियर्सन ने जो अपना ये ग्रंथ लिखा था, उन्होंने किस किस रचना को आधार बनाया था, उसी के आधार पे उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की। तो इनको हम देखेंगे रचनाओं को। पहली जो रचना है वो है इस्तवार देला लिटरेचर एंदुए एंदुस्तानी, और ये किसकी रचना है? तासी की रचना है। तो इसे इन्होंने आधार ग्रंथ बनाया। नंबर 2 शिव सिंह सरोज को आधार ग्रंथ बनाया। नंबर 3 भक्तमाल। नंबर 4 मूल गोसाई चरित। नंबर 5 कालिदास हजारा। नंबर 6 काव्य संग्रह। नंबर 7 श्रृंगार संग्रह। नंबर 8 विचित्रोपदेश। नंबर 9 सुंदरी तिलक। और नंबर 10 राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम। इन रचनाओं को इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का आधार बनाया था। इन रचनाओं के आधार पर उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की। आगे देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा। स्वर्ण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा ग्रियर्सन ने, और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा श्याम सुंदर दास ने। 3 ग्रंथ हम कर चुके हैं, चौथा देखेंगे। चौथा ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद के जो रचनाकार हैं वो है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु में कौन कौन आते हैं? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? मिश्रबंधु कहते हैं। इनकी रचना का नाम क्या है? मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधुओं की रचना का नाम है मिश्रबंधु विनोद। और इसके कितने भाग हैं? तो इसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ? 1913 ईस्वी में। चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में। ये आप याद रखेंगे। मिश्रबंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में, और जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन कब हुआ? 1934 ईस्वी में हुआ। इसकी प्रकाशक संस्था क्या थी? मिश्रबंधु विनोद को किस संस्था ने प्रकाशित किया? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। विशेष तथ्य जानेंगे इसके बारे में। यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट के लिए एक अभियान चलाया था, और उसी के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसी के आधार पर यह ग्रंथ लिखा गया था। इसमें कौन कौन थे देखेंगे। सुखदेव बिहारी मिश्र को नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा गठित हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब ये आप याद रखेंगे कि जो काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करने वाली जो समिति थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सुखदेव बिहारी मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने लोगों को पत्र लिखे कि हिंदी से संबंधित रचना और रचनाकारों से संबंधित जानकारी हमें भेजी जाए। किसने पत्र लिखे? सुखदेव बिहारी मिश्र ने। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान कब से कब तक चलाया? तो ये 1900 ईस्वी से कब तक चलाया था? 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक। अगर प्रश्न आता है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान कब तक चलाया, कब से कब तक, तो 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक इन्होंने ये अभियान चलाया। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। बहुत सारे ऐसे कवि थे जिनकी रचनाओं पर कोई आगे ना कोई ग्रंथ लिखा गया, ना ही उनको प्रकाश में लाया गया। तो इनके द्वारा जो अभियान चलाएगा उनमें ऐसे अज्ञात कवियों को साहित्यिक महत्व प्रदान किया गया था, उनकी रचनाओं पर प्रकाश डाला गया था। आगे है जो मिश्रबंधु विनोद, इसमें कुल रचनाकार कितने थे? तो इसमें कुल रचनाकार थे 4591। शुक्ल और नगेंद्र के अनुसार इसमें 4591 रचनाकार थे, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कितने माने हैं? 4596।
तो ऑप्शन में दोनों नहीं होगा, या तो 4591 होगा या 4596, या फिर रचनाकार के अनुसार पूछ लेगा कि शुक्ल और नगेंद्र ने कितने माने हैं या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कितने माने, तब आप इसी के अनुसार इसको सही करेंगे। शुक्ल और नगेंद्र के अनुसार 4591 और रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 4596। इसकी पद्धति क्या थी, ये ग्रंथ किस पद्धति में लिखा गया था, तो ये कालानुक्रम पद्धति में रचित था और इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। कवियों की आपस में तुलना करते हुए उन्हें निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया। मतलब तुलना की कौन अच्छा है, कौन कम अच्छा है, इस तरह से उसकी श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया उनको। तो पहले जो भाग था उत्तम, और दूसरा मध्यम, तीसरा सामान्य। जो श्रेष्ठ कवि थे उनको उत्तम श्रेणी में, जो थोड़े कम श्रेष्ठ थे उनको मध्यम, और जो सामान्य थे उनको सामान्य श्रेणी में रख दिया। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को इन्होंने मुख्यतः 5 युगों में बांटा। देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से कि इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को कितने युगों में बांटा, तो 5 युगों में बांटा और उपविभाजन सहित 8 युगों में बांटा था। अगर सिर्फ युग शब्द आता कितने युगों में बांटा, तो 5 युगों में। अगर उपविभाजन सहित पूछा जाए तब 8 युगों में बांटा था। आगे देखते हैं। आदिकाल को आरंभिक काल कहा। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था, आरंभिक काल। अगर प्रारंभिक शब्द आ जाए तब हम क्या करेंगे, प्रारंभिक शब्द गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था, गणपति चंद्र गुप्त ने। और अगर आरंभिक काल आ जाए तो मिश्रबंधुओं ने इसको क्या कहा था, आरंभिक काल कहा था। इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया, प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया, किंतु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। प्रथम गद्य लेखक अगर पूछा जाए कि मिश्रबंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है, तो वो किसको माना है, गोरखनाथ को इन्होंने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। मिश्रबंधु विनोद के जो आधार ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं। मिश्रबंधु विनोद किन के आधार पर लिखा गया, तो पहला है नागरी प्रचारणी सभा काशी की जो खोज रिपोर्ट थी, ये तो मुख्य आधार थी इसका, तब इसे तो पहले स्थान पर रखेंगे हम। नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट। दूसरा कालिदास हजारा, इसके रचनाकार हैं कालिदास त्रिवेदी। तीसरा शिव सिंह सरोज, रचनाकार शिव सिंह सेंगर। और चौथा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रेजुएशन के का जो इतिहास ग्रंथ है। पांचवा है भक्तमाल और छठा है वार्ता ग्रंथ। सातवां मुंशी देवी प्रसाद के लेख, इन्होंने मुंशी देवी प्रसाद ने कुछ लेख लिखे थे, उसको भी इन्होंने आधार बनाया। आठवां है कवियों के स्वरचित ग्रंथ, जो कवियों ने कुछ ग्रंथ लिखे थे, स्वयं रचे गए थे, उनको भी इन्होंने आधार बनाया था। आगे देखते हैं। शुक्ल ने इसे बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा। क्या कहा था इन्होंने, बड़ा भारी वृत्त संग्रह। मिश्रबंधु विनोद को क्या कहा, बड़ा भारी वृत्त संग्रह। और शिव सिंह सरोज को क्या कहा था, वृत्त संग्रह, उसको वृत्त संग्रह कहा, याद रखिए आप। और इसको कहा था बड़ा भारी वृत्त संग्रह। तथा मिश्रबंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा। अब प्रश्न आए कि शुक्ल ने परिश्रमी संकलन करता किसे कहा, तो मिश्रबंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा था, क्योंकि उन्होंने जो मिश्रबंधु विनोद लिखा था उसमें काफ़ी परिश्रम किया। जो रचनाकार थे जिनका कोई महत्व नहीं था, उनको भी अपनी रचना में महत्व दिया था, इसलिए उनको परिश्रमी संकलन करता कहा था। कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला। पहले के जो ज़्यादातर जो आलोचनात्मक ग्रंथ थे या जो साहित्य इतिहास थे, उसमें क्या था, ज़्यादातर जीवन चरित्र पर ही प्रकाश डाला गया था, जीवन चरित्र थे कवियों के। लेकिन इन्होंने उसके विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला कि उन्होंने जो साहित्य लिखा उसका महत्व पर प्रकाश डाला, इसीलिए उन्होंने इनके साहित्य को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्रबंधु विनोद में मिलता है। तो हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले किसके ग्रंथ में मिलता है, मिश्रबंधु विनोद में ही मिलता है। इस बारे में विशेष तथ्य जानेंगे। मिश्रबंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य या आधार ग्रंथ माना जाता है।
अगर प्रश्न आता है कि शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य या आधार ग्रंथ कौन सा है, तब हम क्या करेंगे, मिश्रबंधु विनोद। उपजीव्य हम किसे कहते हैं, उपजीव का अर्थ ही होता है आधार, यानी जिसके आधार पर कोई रचना लिखी गई हो उसको कहेंगे उपजीव्य। तो शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी रचना किसके आधार पर हुई है, तो मिश्रबंधु विनोद के आधार पर। उन्होंने जो आधार ग्रंथ लिया है वो किसे लिया है, मिश्रबंधु विनोद को लिया है। इसीलिए मिश्रबंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य या आधार ग्रंथ माना जाता है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के जो अगले साहित्यकार हैं, वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1929 ईस्वी। शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है उसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी, और प्रकाशक संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी। इसको किसने प्रकाशित किया, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। इनकी पद्धति क्या है, विधेयवादी पद्धति। और ये विधेयवादी पद्धति मैंने आपको पहले बताया था कैसी पद्धति है, ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति अगर पूछा जाए कि इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, तो वो विधेयवादी पद्धति है। और ये कैसी है, आधुनिक पद्धति है ये। तो इनके इतिहास ग्रंथ की जो पद्धति है वो क्या है, विधेयवादी पद्धति में इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसका संशोधित या संशोधित संस्करण का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1940। अगर इन शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तब 1929। अगर पूछा जाए कि संशोधित संस्करण का प्रकाशन वर्ष, तो 1940 में इनका संशोधित संस्करण का संशोधित संस्करण का प्रकाशन वर्ष है 1940। विशेष तथ्य जानते हैं इनके इतिहास ग्रंथ के बारे में। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। जो हिंदी शब्द सागर रचनाकारों ने मिलकर लिखा था, हिंदी शब्द सागर, तो उसकी जो भूमिका लिखी थी वो किसने लिखी थी, रामचंद्र शुक्ल ने। और उसी की भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि इनका एक अलग ही ग्रंथ बन गया। उसी भूमिका का एक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अलग ग्रंथ प्रकाशित कर दिया गया। तो यह इतिहास ग्रंथ किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी। किस नाम से लिखी थी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका हिंदी साहित्य का विकास नाम से। और कब लिखी थी, 1928 ईस्वी में। भूमिका विशाल हो जाने के कारण इसे ही 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया। देखिए ये इतिहास ग्रंथ किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1928 ईस्वी में। किस नाम से लिखा गया था, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसकी भूमिका 1928 ईस्वी में लिखी गई थी। और हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसे कब प्रकाशित किया गया, तो 1929 ईस्वी में इसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया गया था। इसके संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण क्रमशः 1945 में, 1951 में प्रकाशित हुई। जो शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है उसके परिवर्धित संस्करण, अगर उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं तो उसका परिवर्धन किया जाता है और रचना को फिर से प्रकाशित किया जाता है। तो कब किए गए, 1945 में और 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनकी पद्धति क्या है, विधेयवादी पद्धति, विधेयात्मक या विधेयवादी पद्धति। कुल रचनाकार कितने हैं इनके इतिहास ग्रंथ में, 997। कुल रचनाकार 997, लगभग 1000। शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कितने रचनाकार हैं, 997, लगभग 1000। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा। कितने युगों में बांटा, 4 युगों में बांटा था। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्ध साहित्य से माना। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ किस साहित्य से माना है, तो सिद्ध साहित्य से इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। अब देखिए ये है, शुक्ल ने प्रथम कवि किसको माना, हिंदी का प्रथम कवि, तो इन्होंने मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना तथा चंद्रवरदाई को पहला महाकवि माना। हिंदी का प्रथम कवि अगर प्रश्न आता है तो मुंज या भोज, और अगर प्रथम महाकवि पूछा जाए तब चंद्रवरदाई को। मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि तथा चंद्रवरदाई को पहला महाकवि माना।
शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगर पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ के बारे में विचार किया जाए तो इनका ही इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य में पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति अपनाई गई, तुलनात्मक पद्धति का भी सहारा लिया गया। इनकी जो पद्धति थी वो क्या थी? समालोचनात्मक और तुलनात्मक पद्धति। इन्होंने रचनाकारों की रचनाएं और उनके गुण क्या उसमें गुण थे, क्या दोष थे, इसी आधार पर इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। साहित्यकारों की संख्या के स्थान पर ज़्यादा साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों का ही ध्यान रखा गया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा रचनाकारों को अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल नहीं किया था। जो साहित्यिक महत्व रखते थे उन्हीं रचनाकारों को और उनकी रचनाओं को इन्होंने उसमें सम्मिलित किया था। कवियों लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। जो कवि लेखक थे उनकी रचना शैली थी उसका वैज्ञानिक विश्लेषण, मतलब तथ्य तर्क प्रमाण के साथ उन्होंने उनकी रचनाओं का विश्लेषण किया था। अध्यायों का दोहरा नामकरण, रचनाकारों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण और युग सापेक्ष चिंतन इस इतिहास ग्रंथ की अन्य विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? अध्यायों का दोहरा नामकरण। इन्होंने सारे जो अध्याय थे हिंदी साहित्य के उसका क्या किया था? दोहरा नामकरण। जैसे आदिकाल, आदिकाल का दूसरा नाम इन्होंने क्या रखा? वीर गाथा काल। एक काल के आधार पर, दूसरा किसके आधार पर? प्रवृत्ति के आधार पर। तो दोहरा नामकरण की प्रवृत्ति इसमें थी। युग सापेक्ष चिंतन और इस इतिहास ग्रंथ की ये क्या थी? अन्य विशेषताएं थी। जैसे आदिकाल का वीर गाथा काल, पूर्व और जो भक्ति काल था उसका पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल, तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल या गद्य काल। आधुनिक काल जो आधुनिक समय था उसके हिसाब से आधुनिक काल, और उसमें गद्य की प्रमुखता होने के कारण गद्य काल। रीतिकाल को काल के आधार पर उत्तर मध्यकाल और प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल, क्योंकि उस समय रीति ग्रंथ अधिक लिखे गए थे, इसीलिए प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल उसका नाम रख दिया। इसको भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल काल के आधार पर, और भक्ति काल भक्ति विषयक रचनाएं अधिक हुई इसलिए इसका नाम भक्ति काल रख दिया गया था। तो दोहरा नामकरण की प्रवृत्ति थी। प्रत्येक युग की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमियों की विवेचना की गई है। इनके इतिहास ग्रंथ में जो युग हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सारे युग में क्या राजनीतिक परिस्थिति थी, आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक उस समय सांस्कृतिक मूल्य थे वो क्या थे, और जो साहित्यिक पृष्ठभूमि थी उस सबकी क्या की गई है? विवेचना की गई है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का मुख्य आधार ग्रंथ या उपजीव्य क्या है? मिश्रबंधु विनोद है। इसे स्वीकार करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्रबंधु विनोद से लिए। इन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में लिखा है कि कवियों के जो परिचय हैं उनका जो विवरण है मैंने किससे लिया है? मिश्रबंधु विनोद से लिया है। इसलिए अगर पूछा जाए कि शुक्ल के साहित्य का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है या आधार ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है? मिश्रबंधु विनोद। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित रचनाओं को आधार के रूप में ग्रहण किया। अन्य रचनाएं भी उन्होंने कुछ ली थी जिनसे उन्होंने अपने इतिहास लेखन में सहायता ली थी। कौन कौन सी हैं? पहला है मिश्रबंधु विनोद। किसका है? मिश्रबंधु का। हिंदी कोविद रत्नमाला, ये किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की। कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी, और ब्रज माधुरी सा वियोगी हरि। इन रचनाओं को इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का आधार ग्रंथ बनाया था। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से होता है। किससे होता है? सिद्धों की वाणियों से इनके ग्रंथ का आरंभ होता है। इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में शुक्ल जी को केदारनाथ पाठक से बहुत सहयोग मिला। किससे सहयोग मिला? केदारनाथ पाठक का इन्होंने सहयोग लिया था। गणपत चंद्र गुप्त ने इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा। क्या कहा था? इनके ग्रंथ को गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु। अगर प्रश्न आता है कि गणपत चंद्र गुप्त ने किसके इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा, तो शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा था। एक डॉक्टर नगिंद्र की परिभाषा है वो यहाँ हम देख लेते हैं। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं
जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन की पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कविवृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण उजागर करती है। किसकी परिभाषा है? डॉक्टर नगेंद्र की। क्या कहा था इन्होंने कि पहले क्या था, कवियों का जीवन परिचय, यही सब साहित्यकार जो थे अपनी साहित्यिक रचना में इसी सब का वर्णन करते थे। लेकिन शुक्ल जी ने सिर्फ कविवृत्त परिचय ही नहीं लिया, बल्कि उनकी रचनाओं का महत्व तो क्या है, क्या उसमें त्रुटियां हैं, क्या उसमें गुण हैं, उस सब का भी वर्णन किया है। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने इनको अच्छा आलोचक माना था, क्योंकि इनका दृष्टिकोण कैसा था? आलोचनात्मक। डॉक्टर शुक्ल का दृष्टिकोण कैसा था? आलोचनात्मक दृष्टिकोण था। अगला है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल की जो रचना है वह हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1931। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नाम से आ जाए तो किसका है? शुक्ल का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष 1931 अगर दिया है तब किसका है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल का है। और इनकी जो पद्धति है वो क्या है? कालानुक्रम पद्धति है। नेक्स्ट देखेंगे हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1938। इनकी पद्धति क्या थी? आलोचनात्मक पद्धति। राम कुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है इसमें किस पद्धति को अपना गया? आलोचनात्मक पद्धति और कालानुक्रम पद्धति, दोनों ही पद्धतियों का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है। अगर दोनों दे रखी हैं तब हम आलोचनात्मक करेंगे, क्योंकि इन्होंने आलोचनात्मक पद्धति को ही अधिक महत्व दिया है। वैसे तो दोनों पद्धति हैं लेकिन इसको प्रमुखता दी है। ये कैसा है? अधूरा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के रचनाकारों का ही वर्णन किया गया है। अब जो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का जो समय है वो क्या है? संधि काल, यानी चारण काल से भक्ति काल तक का वर्णन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अधूरा ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अधूरा ही जो काल है उसका ही वर्णन अपने साहित्य में किया है। इसके विशिष्ट तथ्य देखेंगे। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को इन्होंने कितने युगों में बांटा था? 5 युगों में बांटा था। यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। ये उस समय मतलब पीएचडी के छात्र रहे होंगे, तो इसीलिए उन्होंने जो शोध ग्रंथ लिखा था वही इनके इतिहास ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया। इसी ग्रंथ के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें 1940 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उस समय पीएचडी कर रहे थे तो उन्होंने अपना शोध प्रबंध लिखा, उसी को इनके इतिहास ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और ये जो शोध प्रबंध था किस विश्वविद्यालय के लिए लिखा गया था? नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें 1940 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो उन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। किसे माना हिंदी का पहला कवि? स्वयंभू को। इसमें भक्ति काल के कवियों की विवेचना सबसे अधिक मिलती है। अगर पूछा जाए कि रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ में सबसे अधिक विवेचना किसकी मिलती है? तो भक्ति काल के कवियों की। किस काल के कवियों की सबसे अधिक विवेचना मिलती है? भक्ति काल के कवियों की सर्वाधिक विवेचना इसमें मिलती है। संधि काल में अपभ्रंश की बहुत सी रचनाओं के शामिल कर लिया। इन्होंने संधि काल में अपभ्रंश की बहुत सारी रचनाएं शामिल कर ली थी। अगला देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं। इनकी रचना, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक बाणभट्ट कहा जाता है। प्रश्न आधुनिक बाणभट्ट किसे कहा जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। इनकी रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। ये वासुदेव नंदन में 1952 ही दे रखा है।
हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ही दे रखा है, जबकि ये गलत है। दोनों ही ये रचना जो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में है और हिंदी साहित्य का आदिकाल कब है 1953 में। अगर 1953 नहीं दे रखा है ऑप्शन में, 1952 ही दे रखा है, तब हम 1952 करेंगे। ऑप्शन में 1953 है तब 1953 ही करेंगे। तो इनकी 3 रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। इनके बारे में विशेष तथ्य देखते हैं। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा। कितने युगों में बांटा था? 4 युगों में बांटा। रचनाकारों का मूल्यांकन करने में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया। देखिए उन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया था? समाजशास्त्रीय पद्धति का। शुक्ल ने किसका करा था? विधेयवादी पद्धति थी उनकी। कौन सी पद्धति थी? विधेयवादी। और इनकी समाजशास्त्रीय पद्धति। शुक्ल जी के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा। अब अगर ये प्रश्न आता है कि वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल की संज्ञा दी। आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा। ये प्रश्न आता है कि आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों या एवं विरोधों का युग किस विद्वान ने कहा या किस आलोचक ने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा था। नंबर 4, भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा, या भक्ति आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों विरोधों का युग किसने कहा? तो आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा और भक्ति काल को एक नई दुनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। नंबर 5, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। अब इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? अब्दुल रहमान को। भक्ति काल को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना। भक्ति काल को क्या माना? भारत की, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भक्ति काल को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम किसने माना? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। भक्ति काल को भारत की सांस्कृतिक चेतना का परिणाम माना। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनमें से अधिकांश को परिवर्ती सिद्ध किया। मतलब जो रचनाएं शुक्ल जी ने पूर्ववर्ती घोषित करी थी, उन्होंने उन रचनाओं को परवर्ती घोषित कर दिया। शुक्ल ने उन रचनाओं को किस में रखा था? आदिकाल में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हीं रचनाओं को आदिकाल से बाद की रचनाएं प्रमाणित किया था। संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। ये परिभाषा किसकी है? गणपति चंद्र गुप्त की। संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। गणपति चंद्र गुप्त। उन्होंने क्या करा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो शुक्ल की मान्यताएं थी उनका खंडन किया था। कुछ प्रमाण दिए, उनके आधार पर उनका खंडन किया। अगले जो राइटर हैं वो हैं गणपति चंद्र गुप्त। इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और इसके कितने भाग हैं? इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग 1964 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय भाग 1965 में। कुल रचनाकार कितने हैं इसमें? 3006 रचनाकार। गणपति चंद्र गुप्त के साहित्य इतिहास में कितने रचनाकार हैं? 3006 रचनाकार। और इनकी पद्धति क्या थी? भाषा वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया, या फिर वैज्ञानिक पद्धति भी ऑप्शन में आए तब भी सही होगा। तो इनकी इतिहास लेखन की पद्धति थी, क्या थी? भाषा वैज्ञानिक पद्धति। विशेष तथ्य जानेंगे। आदिकाल को प्रारंभिक या शून्य काल कहा। क्या कहा था इन्होंने? प्रारंभिक काल आदिकाल को, या फिर शून्य काल। नंबर 2, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? शालिभद्र सूरी को। किसने माना था? गणपति चंद्र गुप्त ने। भक्तिकालीन साहित्य को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया। भक्तिकालीन साहित्य था उसकी 3 श्रेणी इन्होंने बनाई थी।
पहला लोकाश्रय में रचित साहित्य, दूसरा राज्याश्रय में रचित साहित्य, तीसरा धर्माश्रय में रचित साहित्य। लोकाश्रय में मतलब जो लोक में प्रचलित था वह साहित्य। तो इन्होंने जिन कवियों ने किसी का आश्रय नहीं लिया, मतलब जो सामान्य जन में ही अपनी रचनाओं को गाते थे, तो लोकाश्रय में रचित साहित्य। दूसरा था राज्याश्रय में रचित साहित्य। कुछ रचनाकार थे जो अपनी रचनाएं करते थे, किसी राजा का आश्रय ले लेते थे और उनको अपनी रचनाएं सुनाना, उनसे बहुत सारा मतलब उनको धन आदि से उनको सम्मानित किया जाता था। तो उसको उन्होंने क्या कहा था? राज्याश्रय में रचित साहित्य। तीसरा था धर्माश्रय में रचित साहित्य, जो धार्मिक साहित्य था, जो धर्म के लिए सिर्फ ध्यान में रख के रचनाएं करते थे, तो उसको धर्माश्रय में रचित साहित्य इन्होंने कहा। तो कितनी श्रेणी में बांटा था? 3 श्रेणियों में बांटा था। नंबर 4 है हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 3 युगों में बांटा। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को कितने युगों में बांटा था? 3 युगों में। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को कितने युगों में बांटा था? 3 युगों में बांटा था। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। राज साहित्य या जैन साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य माना। अब अगर प्रश्न आता है कि राज साहित्य या जैन साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य किसने माना था, तो गणपति चंद्र गुप्त ने माना था। अगले राइटर हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। इसके कितने भाग हैं? इसके 10 भाग हैं। प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी, और जो 1973 में इसका अंतिम खंड प्रकाशित हुआ था, इसलिए इसका प्रकाशन कितना माना जाएगा? 1973 ईस्वी माना जाएगा। इनकी जो संपादित रचनाएं, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका संपादन इन्होंने किसके साथ मिलकर किया? डॉक्टर हरदयाल के साथ मिलकर किया। तो प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने, दोनों ने मिलकर किया था। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।